नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल टॉक शो। मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। दोस्तों, अभी आप सबने देखा कि 8 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजे कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर जो कि 31 वर्ष की थी, उसकी रेप के बाद बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई। उसने देश की आत्मा को झकझोर करके रख दिया। दोस्तों, जैसे ही वो केस हुआ, उस केस के होने के बाद ममता बनर्जी सरकार की बहुत गजब की किरकिरी हुई और ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ उस प्रदेश के लोगों का भी, इस देश के लोगों का भी अविश्वास देखने को मिला। ममता बनर्जी सरकार की लगातार नौटंकी भी उस केस में देखने को मिली। ममता बनर्जी सरकार ने उस केस में लगातार एक काम ये भी किया कि उन्होंने खुद निकल करके कैंडल मार्च निकाला। पता नहीं क्यों वो किसके खिलाफ कैंडल मार्च निकालने उतरी थी, क्या दिखाना चाहती थी वो लोगों को। खैर, उनकी इस नौटंकी से पूरा देश असंतुष्ट था। उनको जान रहा था कि वो क्या करने के लिए सड़क पर निकल रही हैं। दूसरी तरफ देश में स्थापित सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने भी कोई कमी कसर नहीं छोड़ी। वो भी लगातार लगी रही कि ममता बनर्जी सरकार की बदनामी पहले हो, न्याय बाद में मिले पीड़िता को। उसने भी पूरी कोशिश की, भला हो सुप्रीम कोर्ट का, भला हो कोलकाता हाई कोर्ट का, जिसने तत्काल उस मामले में संज्ञान लिया और करीब 25 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। उनमें से 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उसमें सबसे पहले मुख्य आरोपी का नाम संदीप घोष है, जो उस मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल रहा और अन्य मेडिकल कॉलेजेस का भी प्रिंसिपल रहा। और दूसरा मुख्य आरोपी रहा उसमें संदीप रॉय। आज करीब 25 दिनों के कंप्लीट होने के बाद संदीप रॉय ने लगभग अपने ऊपर लगे सारे गुनाह कबूल भी कर लिए हैं। उसने ये कबूल भी कर लिया है कि रेप उसने किया था। लेकिन दोस्तों, इस पूरे प्रकरण के बाद ममता बनर्जी सरकार पर उंगली उठती है और इस बात की चर्चा बहुत आवश्यक हो जाती है कि क्या मजबूरी थी कि संदीप घोष जैसा आरोपी, जिसके ऊपर पहले से बहुत सारे आरोप तय थे, क्यों उसको उस मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया था। और वही कॉलेज नहीं, उसके अलावा भी वो कई अन्य मेडिकल कॉलेजों का प्रिंसिपल रहा। वो एक माफिया की तरह मेडिकल कॉलेज को चला रहा था। जब भी उसका ट्रांसफ़र हुआ इस मेडिकल कॉलेज से दूसरे मेडिकल कॉलेज में भी उसको एज ए प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया गया। क्या मजबूरी थी पश्चिम बंगाल सरकार की, क्या मजबूरी थी, क्या नज़दीकी थी पश्चिम बंगाल सरकार के साथ में उसकी। दूसरा जो आरोपी है संजय रॉय। संजय रॉय पश्चिम बंगाल की पुलिस में एक सिविक सर्वेंट के नाम पर काम करता था, जिसके ऊपर अपनी 3 शादियों को तोड़ने का संगीन आरोप है, जिसके ऊपर महिलाओं को एक्सप्लॉयटेशन करने का आरोप है, जिसके ऊपर अन्य कई सारे गंभीर धाराओं में मुकदमे भी दर्ज हैं। फिर भी उसको पश्चिम बंगाल की पुलिस ने एक सिविक सर्वेंट के नाम पर रख रखा था। दोस्तों, ये सब बड़े गंभीर गंभीर आरोप हैं जो पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर लगातार लग रहे थे। लेकिन दोस्तों, सिर्फ इस बात से बात खत्म नहीं हो जाती है। आरजे कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के रेप के बाद हुई चर्चित घटना के कुछ ही दिनों बाद अब मानो सब कुछ पूरे देश में थम सा गया है, ठीक सा हो गया है। ये मानना भी बिल्कुल गलत है। सारी आउटरीच खत्म हो जाती है, सारे प्रोटेस्ट समाप्त हो जाते हैं। मगर दोस्तों, अभी सब कुछ सामान्य नहीं हुआ है। देश में 80 रेप केस रोज रजिस्टर्ड हो रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये एनसीआरबी का डाटा कह रहा है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद, हत्या की घटना के बाद उत्तराखंड में निर्भया कांड जैसी एक दरिंदगी हो चुकी है। 5 लोगों ने चलती हुई बस में, इंक्लूडिंग बस के ड्राइवर और कंडक्टर समेत, उस महिला के साथ बदतमीजी की, रेप किया, जघन्य कुकृत्य को अंजाम दिया। उसके बाद बेंगलुरु में 21 वर्ष की कॉलेज से घर जाती हुई एक छात्रा के साथ सेम केस दोहराया गया। महाराष्ट्र के बदलापुर इलाके में एक 3 और 4 वर्ष की 2 बच्चियों के साथ सेक्सुअली असॉल्ट हुआ और उनके साथ भी कुछ ऐसी ही घटना घटी। लेकिन दोस्तों, घटनाएं आज भी कम नहीं हो रही हैं। लेकिन आउटरीच हर घटना को नहीं मिलती है, प्रोटेस्ट हर घटना को नहीं मिलता है, मीडिया की सुर्खी हर घटना को नहीं मिलती। अब तक अगर 2012 से लेकर के 2024 के पूरे घटनाक्रम को मद्देनज़र रखा जाए, तो देश में पहली बार ऐसा हुआ कि 2012 में जब दिल्ली के निर्भया केस की घटना हुई, तब पूरा देश गुस्से में था, उबाल पर था। इस घटना को पूरी तरीके से लोगों ने आउटरीच किया और प्रोटेस्ट भी किया। इसके बाद 2019 में हैदराबाद में वेटनरी डॉक्टर के साथ ऐसी ही घटना दोहराई गई। तब पूरे देश में गुस्सा था, उबाल था और लोगों ने जम करके प्रोटेस्ट किया। 2020 में हाथरस रेप केस जो हुआ, उस रेप केस को काफ़ी मीडिया में सुर्खी मिली। पूरी मीडिया ने उस पर सब देशवासियों का ध्यान आकृष्ट किया और 19 साल की चूँकि वो दलित लड़की थी, तो उस पर जम करके खूब राजनीति भी हुई और उसको खूब आउटरीच मिली। उसके बाद अब एक ऐसी घटना हुई 2024 में कोलकाता में।
इस पर खूब जम करके मीडिया ने ध्यान दिया और पब्लिक ने भी खूब जम करके ध्यान दिया। दोस्तों, निस्संदेह रेप होना बिल्कुल गलत है। रेप एक ऐसा सामाजिक अपराध है जो तत्काल प्रभाव से रुकना ही चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी असुरक्षा की भावना है जिसमें इस देश में पल रही प्रत्येक बेटी को सुरक्षा चाहिए, निश्चिंतता चाहिए कि अगर वो अपने घर से कहीं बाहर निकल रही है तो निश्चित रूप से उसको साफ सुथरा तरीके से इज्जत के साथ घर वापसी आवश्यक होती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप इस बड़ी सामाजिक बीमारी से इस देश को बचाना चाहते हैं? अगर बचाना चाहते हैं तो आज हम लोग एक ऐसी डिस्कम्फर्ट डिबेट करेंगे, एक ऐसा डिस्कम्फर्ट डिस्कशन करेंगे कि आप वाकई उसको करने के लिए तैयार हैं। अगर आपका जवाब है हाँ, तो आप पूरी वीडियो देखिएगा। वीडियो के अंत तक हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने देश को, अपने समाज को, खुद के अपने बच्चों को ऐसी जघन्य अपराधों से बचा सकते हैं, कैसे इनको दूर रख सकते हैं। दोस्तों, अगर इन सभी घटनाओं के रूट कॉज पर बात करें तो आपको ध्यान होगा, वीरदास नाम के स्टेज परफॉर्मर ने कहा था कि हम दो इंडिया में जी रहे हैं, जहां एक तरफ हम औरत को माता मानते हैं और दूसरी तरफ उसी औरत के साथ जघन्य अपराध को अंजाम दे रहे हैं। लगातार उसके खिलाफ आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, 80 रेप केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। दोस्तों, हर कोई मानता है कि रेप गलत है, मगर हर कोई कंडीशन अप्लाई करता है जब भी कोई रेप की घटना हमारे देश में घटती है। रेप थ्रेट और डेथ डेथ थ्रेट नाम के जो दो शब्द हैं, उनको हर कोई अपने जीवन में अप्लाई किए पड़ा है। दोस्तों, आज हम एक ऐसा डिस्कशन करेंगे जिसमें आपको स्वतः लगेगा कि आपके अपने बीच में ही बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो रेप केस और डेथ केसेस को नॉर्मलाइज करने की लगातार कोशिश करते हैं, और वो ऐसे करते हैं शायद उनको पता भी नहीं होता है। दोस्तों, क्या हम आपस की अपनी दोस्तों की डिस्कशन में आपस में बैठ करके किसी महिला के ऊपर गंदी फप्तियां नहीं कसते हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो आप बिल्कुल उनमें से एक हैं जो आप रेप केस को नॉर्मलाइज करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। दोस्तों, प्रज्वल खन्ना नाम के यंगेस्ट एमपी को, जिसके ऊपर 2,500 औरतों को सेक्सुअली असॉल्ट करने का आरोप था, क्या इस देश ने उसको स्वीकार नहीं किया? दोस्तों, क्या इस देश ने भारतीय जनता पार्टी के नेता कुलदीप सेंगर को स्वीकार नहीं किया? दोस्तों, क्या इस देश ने धार्मिक आस्था के प्रतीक बन रहे बाबा राम रहीम को स्वीकार नहीं किया? जब भी हरियाणा में चुनाव आया, उसको कोर्ट ने भी बेल दिया राजनीतिक दबाव के चक्कर में, और उनके अनुयायियों ने यह कहकर उनको दोबारा फिर से स्वीकार किया कि बाबा की 1000 गलतियों को हम अपनी आस्था के आगे माफ़ कर देंगे। दोस्तों, कठुआ केस के आरोपी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हाथरस केस के आरोपी ने तो एक इतना निर्लज्ज बयान दिया, लेकिन फिर भी हमारे देश में उसको अधिवक्ता लोग भी मिल गए कि उसका मुकदमा भी लड़ा जाए। दोस्तों, उसके बाद बहुत सारी चर्चाएं होती हैं कि रेप केस होने के कारण क्या क्या हैं। आम जनजीवन में लोग बैठ करके आपस में चर्चा करते हैं कि रेप के आरोपी क्या हैं, मगर हैरानी की बात तब होती है जब इस देश के जिम्मेदार नेता भी इनसेंसिटिव बयान देते हैं। जैसे 2022 में एक नाडिया में रेप केस हुआ, ममता बनर्जी ने उस पर एक ऐसा ही इनसेंसिटिव अपना बयान दिया। इसके अलावा जब एक मनोहर लाल खट्टर ने हाथरस के केस पर एक अपना इनसेंसिटिव बयान दिया और कहा कि 90% केस ऐसे होते हैं जिसमें लड़का और लड़की एक दूसरे के जानने वाले होते हैं, और जब लड़की का रिलेशन उनके साथ होता है तब वो खुश होती है। इसके अलावा जब लड़का उनकी बात मानने से मना कर देता है तब वह सेक्सुअली असॉल्ट होने का एक आरोप लगा देती है। दोस्तों, ऐसे ही जब एक केस हाथरस में फिर से हुआ तो उसी पर एक जिम्मेदार पत्रकार सुधीर चौधरी ने कहा कि दोनों लव अफेयर में थे, दोनों ने 140 बार एक दूसरे को फ़ोन मिला करके बात की, और एक दूसरे ही जिम्मेदार पत्रकार ने एक ऐसा बयान दिया जिसने कहा कि वहाँ कोई रेप केस नहीं हुआ, वहाँ ये तो एक मनोहर कहानी है। दोस्तों, जब भी कोई पत्रकार, जब भी कोई नेता इस तरीके का इनसेंसिटिव बयान देगा तो कहीं ना कहीं वो ऐसे आरोपियों को बढ़ावा दे रहा है, ऐसे आरोपियों को मौन सहमति दे रहा है कि वो रेप की घटना में शामिल हो, ताकि ऐसे नेता और ऐसे पत्रकार उनके साथ खड़े हैं। रिलेशन में होना या लव अफेयर में होना, कोई इस बात की सहमति नहीं है कि लड़का लड़की का रेप करेगा। रेप एक सामाजिक अपराध है, आप सब जानते हैं इस बात को। इसके अलावा लोग आपस में चर्चा करते हैं कि लड़की इतनी रात में बाहर क्यों थी। लड़की के रात में बाहर होने से रेप नहीं होता है, रेपिस्ट के रात में बाहर होने से रेप होता है। अगर आपको लगता है कि आपका फैमिली मेंबर, कोई लड़का, कोई भाई इस तरीके का पोटेंशियल रेपिस्ट है, तो आप उसको अपने घर में रखिए, बाहर मत जाने दीजिए, रेप की घटना नहीं होगी। लोग ये मानते हैं कि छोटे कपड़े पहनना रेप को बढ़ावा देता है। छोटे कपड़े पहनने से रेप नहीं होते हैं। अगर छोटे कपड़े पहनने से ही रेप होते तो छोटे बच्चों के, बूढ़ी बूढ़ी महिलाओं के भी रेप क्यों हो जाते हैं? ऐसी
दुर्भावना अपने मन से दूर करनी चाहिए। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि मैक्सिमम रेप केस में 90% एक्यूज्ड पड़ोसी होता है, रिश्तेदार होता है या फिर दोस्त होता है, वह कोवर्कर्स होता है। यह डाटा इस बात को बताता है कि आपको कपड़े से, आपको रात में बाहर रहने से रेप का कोई मतलब नहीं है। लूज कैरेक्टर का होना लोग एक बड़ा कारण मानते हैं कि जिसका लूज कैरेक्टर है तो फिर सामने वाले को रेप करने का लाइसेंस मिल जाता है। अगर कोई नर्तिका स्टेज पर आकर के नाचने लगी है तो आपको क्या कोई राइट बनता है कि आप उसके साथ कोई छेड़छाड़ करें या फिर उसको देख करके आपके अंदर सेक्सुअल अर्ज पैदा होगा और आप उसका रेप कर देंगे? ये भी एक सामाजिक अवधारणा गलत है। अगर आप ऐसा मानते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। ऐसा करना कतई सामाजिक अपराध है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आप आध्यात्मिक अथवा धार्मिक दोनों ही दृष्टिकोण से देख लीजिए। आप अपनी पत्नी के साथ भी अगर उसकी असहमति के बिना हम बिस्तरी करते हैं तो वह भी एक सामाजिक अपराध है, उसमें भी उसका कंसेंट होना ज़रूरी है। तो फिर किसी को देखकर ऐसा सेक्सुअल अर्ज क्यों कि उसके साथ आप कोई घटना घटा देंगे और वह लूज कैरेक्टर के नाम पर छिपा ले जाएंगे, ये बिल्कुल भी गलत है। दोस्तों, एक सर्वे में यह पाया गया कि रेपिस्ट की 3 कैटेगरी होती हैं। नंबर 1 पावर रेपिस्ट, जो किसी को थ्रेट देकर किसी को परेशान कर कर पावर फील करते हैं। दूसरा होता है एंगर रेपिस्ट, जो थोड़े गुस्से वाले होते हैं, जो अपना गुस्सा दिखाने के लिए किसी को रेप का शिकार बनाते हैं, उसके साथ रेप भी करते हैं, उसको अपनी गुस्सा भी दिखाते हैं और सामने वाला अगर विरोध ना भी करे तब भी उसको मारते हैं, पीटते हैं और कई तरीके से परेशान करते हैं, इससे उनको खुशी मिलती है। इसके अलावा एक होते हैं सैडिस्टिक रेपिस्ट, जो अपनी पावर और यंगर दिखा करके खुशी पाते हैं और एक उनको एक तरीके का सैडिज़्म हो जाता है। दोस्तों, इन सभी बीमारियों को दूर करने के लिए समाज को एक बार विचार करना पड़ेगा। रेपिस्ट को बीमार मानसिकता कहना बिल्कुल गलत है और उनको बहसी, दरिंदा, हैवान कुछ भी कहिए। अब बात आती है कि इस बड़ी सामाजिक बीमारी से इस देश को, इस समाज को, अपने आने वाली पीढ़ी को बचाया कैसे जाए। सबसे ज़रूरी पॉइंट है, इस पर बात करना बहुत आवश्यक है और इसका जो मेरी समझ में आता है वो सबसे पहला कारण तो ये है कि रेप जैसी घटना में आप कंडीशनल बिल्कुल मत हो। रेप की घटना में शामिल व्यक्ति यदि आपका रिश्तेदार है तब भी आप उसका साथ मत दीजिए। आपकी अपनी चाहने वाली किसी पार्टी का कोई नेता है तब भी आप उसका साथ मत दीजिए। रेपिस्ट है तो रेपिस्ट है। रेप जैसी घटना को नॉर्मलाइज करने में जो भी व्यक्ति सहयोगी है, आप उसको सिर्फ सामाजिक अपराधी के रूप में देखिए। आप उसको बिल्कुल भी अपनेपन की नज़र से मत देखिए। दोस्तों, इसके अलावा बात आती है कि जब आप अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, कल को आपका अपना बच्चा एक पोटेंशियल रेपिस्ट ना बने, उसके लिए आप पूरी कोशिश कीजिए। आप उसको वो सब कुछ सिखाइए, आध्यात्मिक चेतना जागृत कीजिए ताकि वह कल को कोई पोटेंशियल रेपिस्ट ना बने। महिलाओं के प्रति आदर भाव की भावना सिखाइए और ये आपका बच्चा तब सीखेगा जब आप स्वयं में किसी महिला का आदर करेंगे, किसी महिला को आदरपूर्वक देखेंगे, किसी महिला से आदरपूर्वक बात करेंगे। यदि आप सोचें कि हम किसी महिला को देख करके फप्तियां कसेंगे और आपका बच्चा किसी महिला को देख करके इज्जत देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि इस यूनिवर्स में अनायास कुछ भी नहीं होता है। आप जैसा जो कुछ कर रहे हैं, आपकी अगली पीढ़ी को वही भुगतना पड़ेगा। आप जैसा एटमॉस्फेयर तैयार कर रहे हैं, आपके बच्चों को उसी एटमॉस्फेयर में जीना पड़ेगा। दोस्तों, आध्यात्मिक चेतना ही आने वाली पीढ़ी को सद्गुणी बना सकती है। इसलिए दोस्तों, आध्यात्मिक रहिए, उन सभी चीज़ों को, अच्छे साहित्य पढ़िए, अच्छे वीडियोस देखिए। ये जो स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर वल्गैरिटी परोसी जा रही है, इससे अपने परिवार को दूर रखिए। यहाँ तक कि लड़कियाँ अब आ गई हैं जो वल्गैरिटी परोस रही हैं एक कॉमेडी के नाम पर, एक फूहड़ कॉमेडी के नाम पर। आप हंसते हैं डाइनिंग टेबल पर बैठ करके, अपने परिवार के साथ उन कॉमेडी का मज़ा लेते हैं। कहीं ना कहीं आप भी उसमें सहयोगी हैं जो रेप जैसी घटना को नॉर्मलाइज करने में सहयोग करता है। ऐसी घटनाओं से आप सबक लीजिए, अपने आने वाले समय को बचाइए और अपने आने वाले समाज को बचाइए, अपने बच्चों को बचाइए। उम्मीद करते हैं कि आज हमारी ये वीडियो ज़रूर कुछ ना कुछ आपको काम की लगी होगी और आप हमारी ये वीडियो पसंद करेंगे। जैसा जो कुछ भी आपके मन में हमारी वीडियो को देख करके आए, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।